हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। तो आज के इस वीडियो में हम 2 हफ्ते का एडिशन कवर करेंगे। पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आई थी, तो इस वीडियो में कवर करेंगे 4 से लेकर 17 सितंबर 2023 के एडिशन। देखेंगे पिछले 2 हफ्तों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, चर्चा में कौन रहे हैं, करंट अफेयर क्या है, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस से। सबसे पहले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में 8 सितंबर को। 2023 के लिए इसकी थीम यानी विषय रखा गया है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। थीम थोड़ा लंबी है बट इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको डेट भी याद रखना है, और कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ चुका है, तो थीम एक बार और सुन लीजिए। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। अब ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो 8 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है ताकि जो पूरे विश्व में मानव है, इंसान है, उनके अधिकारों के लिए साक्षरता के महत्व को प्रोत्साहित किया जा सके, और इसके अलावा साक्षर और सतत समाज को बढ़ावा दिया जा सके। ये जो दिन है इसकी शुरुआत की गई थी यूनेस्को द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा, और ये दिन मनाया जाता है 8 सितंबर को। अब क्योंकि इसमें यूनेस्को इन्वॉल्व है, यूनेस्को के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, तो यूनेस्को से आपको स्टैटिक याद होने चाहिए। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। इसका गठन किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। तो यहाँ से स्टैटिक आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, एक पूरे विश्व भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हिंदी के प्रमोशन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, और ये हुआ था 14 सितंबर को। इसी कारण से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ये दोनों डेज आपको याद रखने हैं, डेट याद रखनी है, थीम याद रखनी है, और जो भी जुड़े स्टैटिक पॉइंट है वो याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे इसरो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसरो से क्वेश्चन बनने के। आप सभी को पता है अभी हाल ही में चंद्रयान सफल लैंडिंग कर चुका है। इसके बाद इसरो ने सूर्य के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया है, सोलर मिशन, जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन का नाम है, आपको याद रखना है इसका नाम। तो जो सूर्य की सतह है उसके बारे में स्टडी करेगा ये जो भारत का मिशन है आदित्य L1। L1 यहाँ पे क्या दर्शाता है? L1 दर्शाता है लैग्रेंज पॉइंट 1 को। क्या है ये लैग्रेंज पॉइंट 1? देखते हैं। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट का नाम दिया गया था, एक मैथमेटिशियन थे जोसेफी लुई लैग्रेंज, इनके नाम पे इस पॉइंट का नाम दिया गया है। तो एक्चुअली में है क्या कि पृथ्वी और सूरज के बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। तो इन्हीं 5 में से एक पॉइंट है L1। अब ये जो आदित्ययान है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में इन्हीं 5 पॉइंट में से एक पॉइंट पे छोड़ा गया है L1। L1 पॉइंट के आसपास ये रहेगा इसी ऑर्बिट में, इस कारण से इसके मिशन के नाम पे आदित्य L1 लगा हुआ है। तो इसका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से स्टैटिक आपको याद रखने ही रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट में बात करें इसरो तो इसका मुख्यालय जो है ये बेंगलोर में है। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, और प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। इसके बाद है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अभी हाल ही में नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म है, ये R माधवन की रॉकेट्री है, रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट। इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन दिया गया है RRR के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो ये है सरदार उधम, ये बेस्ट हिंदी फिल्म है। देखिए ये बेस्ट फीचर फिल्म थी और ये बेस्ट हिंदी फिल्म है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और इनके साथ ही कृति सेनन को मिमी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को इस मूवी के लिए जिसका नाम था पुष्पा। तो ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे, आपको याद रखने हैं।
मूवीज़ के नाम, बेस्ट फिल्म कौन सी है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और किस मूवी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। बाकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स यहाँ पे 5 देशों का समूह है, यानी कि B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों के समूह को ब्रिक्स कहा जाता है। तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और इस तरह के जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अध्यक्षता किसके पास है? अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता है दक्षिण अफ्रीका के पास। तो यहाँ पे भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन के दौरान ब्रिक्स का एक और फुल फॉर्म यहाँ पे बताया है, भारत की तरफ से ये दिया गया है। B का मतलब बताया गया है ब्रेकिंग बैरियर्स, R का मतलब है रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज़, I है इंस्पायरिंग इनोवेशन, C है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी और S है शेपिंग द फ्यूचर। तो हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताया है उसके B का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, I या C या S कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तक तो ब्रिक्स में 5 देश थे, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, ये भी याद रखिएगा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। इन्होंने ये बताया कि ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल करेंगे ये। ठीक है, तो ये जो 6 देश हैं ये 2024 से आधिकारिक सदस्य बनेंगे ब्रिक्स के। ये 6 देश कौन से हैं ये याद रखिएगा। तो ये जो 6 देश हैं ये हैं मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। तो 5 ये मेंबर थे पहले, फिर अभी 6 और हो जाएंगे। तो टोटल जनवरी 2023 से कितने मेंबर हो जाएंगे? 11। और कौन से नए मेंबर है फिर से सुन लीजिए, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद ब्रिक्स के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद है आसियान। तो यहाँ पे आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन, 20वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ था। और इसके अलावा ही 18वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ था। ये दोनों अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहीं पे अभी संपन्न हुआ है आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ है। इसके अलावा आसियान है क्या? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है, देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये फुल फॉर्म होता है आसियान का। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। अब प्रेजेंट में यहाँ पे सदस्य कौन कौन हैं? तो प्रेजेंट में सदस्य हैं, देखिए, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये 10 सदस्य हैं इस आसियान के। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि भारत और आसियान ये जो हैं आपस में द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और 2024 में जो अध्यक्षता होगी ये किसके पास होगी आसियान की, ये भी याद रखिएगा। तो अध्यक्षता सौंप दी गई है लाओस को। अभी किसके पास है? अभी अध्यक्षता है 2023 की इंडोनेशिया के पास। यहाँ पे अभी शिखर सम्मेलन हो गया है। अब अगले वर्ष की जो अध्यक्षता है ये दे दी गई है लाओस को। इसके बाद देखिए G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रिक्स, फिर आसियान और अब है G20। इन सभी में से G20 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन G20 इस साल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है इस साल भारत के पास है। G20 की इस साल की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है। तो हाल ही में G20 का यहाँ पे शिखर सम्मेलन हुआ है, संपन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ये भी याद रखना आपको, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। तो G20 समूह का ये जो शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास। भारत ने इसके लिए एक थीम रखी है, थीम है वासुधैव कुटुंबकम। थीम भी याद रखिएगा। G20 के लिए भारत ने साल थीम दी है वासुधैव कुटुंबकम।
अब G20 जो है इसका नाम पड़ा है 19 देश और यूरोपियन यूनियन के ग्रुप से, जिसमें कौन कौन है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अरब, तुर्की, यूके और इनके साथ ही साथ यूरोपीय संघ। तो ये टोटल 20 मेंबर हैं, जिनके कारण इसे G20 कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। जो G20 समूह है ये अस्तित्व में कब आया था, ये याद रखेगा। ये अस्तित्व में आया था 1999 में, 1999 में। इसके अलावा जहाँ पे शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम में, वहाँ पे शिव नटराज की स्थापना की गई है। ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मिस्र में भारतीय वायुसेना गई है युद्ध अभ्यास के लिए, ये शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मेज़बान देश मिस्र रहेगा। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर, तो इन देशों की सेनाएं जो हैं ये भाग ले रही हैं। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय वायुसेना पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। तो ये 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और यहाँ पे भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान, 6 परिवहन विमान और इसके विशेष बल के कर्मियों का एक समूह भाग लेने पहुँचा अभी हाल ही में मिस्र में। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। सबसे पहले हैं सचिन तेंदुलकर। तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, मतदान को लेकर उनको जागरूक कर सकें। इसके बाद हैं श्रेथा थाविसिन। ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको याद रखना है, नए प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाविसिन। कहाँ के? थाईलैंड के। अब देखिए, किसी भी कंट्री में कोई नए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं तो वहाँ से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट स्टैटिक भी याद रखना चाहिए, जैसे कि वहाँ की राजधानी क्या है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। और प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रेथा थाविसिन। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और रखना है याद, क्या? वहाँ की मुद्रा, करेंसी। तो करेंसी क्या है? ये है थाई बात। तो करेंसी हो गई थाई बात, कैपिटल हो गई बैंकॉक और प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रेथा थाविसिन। फिर है नॉर्वे चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए विंड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो नॉर्वे में जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है प्रिंस हाकेन और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जोनास, इनके द्वारा नॉर्थ सी में दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए विंड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस हैंडविंड टैंपेन क्षेत्र की जो उत्पादन क्षमता है ये है 8.6 मेगावाट का। तो अब आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सिर्फ ये याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता विंड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस देश में? तो ये नॉर्वे में किया गया है। इसके बाद है हाइड्रोजन बस, जो कि हाल ही में लेह में शुरू होगी और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेह में पहली बार ये बस का शुरुआत किया जा रहा है, हाइड्रोजन बस का शुरुआत किया जा रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, आप सभी को पता है, और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस अभी हाल ही में पहुँच गई है और न सिर्फ लेह में बल्कि पूरे भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की जा रही है, जो कि लेह में शुरू होगी और इसका ट्रायल रन भी पूरा कर दिया गया है। इसके बाद है एक स्पॉटलेट जिराफ। देखिए, आपने पिक्चर में देख रहे होंगे, नॉर्मल जो जिराफ होते हैं उनमें स्पॉट बने रहते हैं, लेकिन ये जो जिराफ है इसमें कोई भी स्पॉट नहीं है। तो ये जिराफ देखा कहाँ गया है? अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक जू है जहाँ पे इस जिराफ ने अभी हाल ही में जन्म लिया है। इसका जो नाम है ये स्पॉटलेस रखा गया है, ठीक है, स्पॉटलेस है, इस कारण से इसका नाम स्पॉटलेस रखा गया है। तो आपको बस प्लेस याद रखना है। इसके बाद है बर्नार्डो आरेवालो। कौन है? बर्नार्डो आरेवालो। ये चर्चा में है क्यों? क्योंकि ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं बर्नार्डो आरेवालो। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक याद रखिएगा। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ये है ग्वाटेमाला सिटी। राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? बर्नार्डो आरेवालो। इनके पहले यहाँ पे राष्ट्रपति थे अलेजांद्रो गियामाटेई। तो
तो इनकी जगह अब राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो अरेवालो। और जो यहाँ की मुद्रा है ये है क्वेट्ज़ल, ठीक है, मुद्रा भी याद रखना है क्वेट्ज़ल। फिर यहाँ पे है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। हाल ही में DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इन्होंने डेवलप किया है एक P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम और इसी का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। अब जो DRDO है इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद होने चाहिए। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में और अभी प्रेजेंट में DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। इसके बाद है एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन, जिसका हाल ही में अमेरिकी वायुसेना ने सफल परीक्षण किया है। हाल ही में ये पहला परीक्षण था जिसका पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरे होने की खबर दी गई है अमेरिकी वायुसेना के द्वारा। तो हाइपरसोनिक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन का किस देश ने सफल परीक्षण किया याद रखना है, तो ये है अमेरिका। फिर हैं ऐश्वर्या भाटी। तो ये भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी। इनको राष्ट्रमंडल के वैश्विक परामर्श समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल के वैश्विक परामर्श समूह के ये सदस्य नियुक्त की गई हैं ऐश्वर्या भाटी। और इसके अलावा ये भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी हैं, इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको। फिर यहाँ पे प्रज्ञान की खबर है। देखिए अभी हाल ही में हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन पढ़ा था सूर्य के लिए, लेकिन हमें चंद्रयान 3 भी याद रखना है। सफल मिशन है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण भारत पहला देश बना है चांद के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। तो चंद्रयान 3 को भी आपको याद रखना है। तो चंद्रयान 3 में था प्रज्ञान रोवर। तो 5वें दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इसने ये पता लगाया कि वहाँ पे सल्फ़र मौजूद है, वहाँ पे उसे सल्फ़र मौजूद होने के सबूत मिले हैं, इस कारण से ये चर्चा में आया है। इसके बाद है एक महिला रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र। महिला रोबोट है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक महिला रोबोट है, इनका नाम है व्योम मित्र। तो ये मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष की सैर करेंगी। यहाँ पे फिर से चर्चा में है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये अगले साल चांद पर महिला रोबोट को भेजने वाला है गगनयान मिशन के तहत और इसी रोबोट का नाम है व्योम मित्र। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया कि इसरो से रिलेटेड अब जितनी भी न्यूज़ आएंगी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले। तो इस रोबोट का भी नाम आपको याद रखना है। फिर हैं गीतिका श्रीवास्तव। तो ये पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त नई बन गई हैं, इन्होंने वहाँ पे प्रभार संभाल लिया है। पाकिस्तान में नई भारतीय उच्चायुक्त बनी है गीतिका श्रीवास्तव। इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला राजनयिक बनी हैं, पहली महिला राजनयिक बनी है पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त का प्रभार संभालने वाली गीतिका श्रीवास्तव। इसके बाद हैं श्वेता शारदा। तो चंडीगढ़ की हैं ये श्वेता शारदा और हाल ही में मिस दीवा सुपर नेशनल प्रतियोगिता हुई थी जहाँ पे ये मिस दीवा यूनिवर्स चुनी गई हैं और अभी 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है जहाँ पे ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आपको याद रखना है मिस दीवा यूनिवर्स चुनी गई इस साल श्वेता शारदा। इसके बाद है बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला। तो हाल ही में इन्होंने जो क्रिकेट विश्व कप होने वाला है 2023 का, तो 2023 के विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया है बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने। इनका भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस ट्रॉफी का अनावरण करने वाली ये बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री हैं, इस कारण से इनका नाम याद रखिएगा। और इस साल का विश्व कप भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस साल का विश्व कप कहाँ होगा? ये होगा भारत में। तो 2023 का विश्व कप होना है भारत में, जिसकी ट्रॉफी का अनावरण किया है उर्वशी रौतेला ने, जो कि ऐसा करने वाली बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री बन गई हैं। फिर यहाँ पे थर्मन शनमुगरत्नम, थर्मन शनमुगरत्नम ये चर्चा में है क्योंकि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। सिंगापुर के ये 9वें राष्ट्रपति हैं, भारतवंशी हैं थर्मन शनमुगरत्नम और इनका नाम आपको याद रखना सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में। सिंगापुर जो है इसकी राजधानी है सिंगापुर, प्रधानमंत्री हैं ली सेन लूंग, राष्ट्रपति बन गए हैं थर्मन शनमुगरत्नम और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। इसके बाद हैं बॉलीवुड एक्टर आर माधवन। इनको तो आप सभी पहचानते होंगे। तो बॉलीवुड एक्टर हैं आर माधवन, इनको भारतीय फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो इन्हीं की जो फिल्म थी जो अभी हमने कुछ स्लाइड पहले डिस्कस किया, रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट,
तो इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उसमें ये एक्टर थे और अभी हाल ही में इन्हें भारतीय फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है यहाँ पे नीना सिंह। नीना सिंह चर्चा में है क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में CISF का DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। CISF की ये महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंप दिया गया है। इनका नाम है नीना सिंह। इसके बाद है डॉक्टर के सिवन। डॉक्टर के सिवन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले ये कहाँ पे थे? पहले ये इसरो के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। तो हाल ही में इन्हें इंदौर IIT बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंदौर IIT बोर्ड के ये चेयरमैन बन गए हैं, इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवन। फिर यहाँ पे हैं जया वर्मा सिन्हा। तो ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे बोर्ड की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ये 2024 तक अपने पद पे रहेंगी। इसके बाद है मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस। मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस। तो सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। किसे? मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस को सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक ये बनी हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इन्हें भी देखते हैं। तो देखिए, ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है यहाँ पे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का महारत्न उपक्रम एक, जिसका नाम है REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड ने भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक, तो एग्जिम बैंक के साथ REC लिमिटेड ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम याद रखना है, एग्जिम बैंक, और किस महारत्न के साथ हुआ है, REC लिमिटेड। दोनों का नाम याद रखना है और अमाउंट याद रखना है, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बाद एक अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 कहाँ पे होगा ये? तो ये मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया में होगा। तो यहाँ पे भारत की तरफ से इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए INS सुमेधा को भेजा गया है और ये मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया में पहुँच गया है। तो यहाँ पे ये जो अभ्यास है ये तीनों सेनाओं के बीच में होगा, यानी कि जल, थल और वायु। यहाँ पे लगभग 34 देश जो हैं इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 कहाँ होना है? मिस्र में होना है और भारत की तरफ से INS सुमेधा को भेजा गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद हैं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। ये जो डाक टिकट है ये दादी प्रकाशमणि की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैम्प पहल के अंतर्गत जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वर्गीय श्री NT रामा राव जी के नाम पे एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है और श्री NT रामा राव जी के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको एडिशनल यहाँ से याद रखनी है। फिर यहाँ पे एक कॉमिक बुक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने इस कॉमिक बुक को लॉन्च किया है। कॉमिक बुक का नाम आपको याद रखना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और लॉन्च किसने किया है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इसके अलावा यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी, इनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने मुंबई में युद्धपोत महेंद्रगिरी, याद रखिएगा, युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण किया है। तो आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो है इस युद्धपोत का नाम महेंद्रगिरी, और किसने जलावतरण किया है? ये है श्री जगदीप धनखड़ जी की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। फिर इसके बाद मलेशिया की न्यूज़ है। तो यहाँ पे 31 अगस्त को मलेशिया ने अपना 66वां वर्षगांठ मनाया, अपनी स्वतंत्रता दिवस का 66वां वर्षगांठ मनाया है। तो मलेशिया से आपको स्टैटिक याद रखने हैं,
ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। और 31 अगस्त को इन्होंने अपना 66वां वर्षगांठ मनाया है स्वतंत्रता दिवस का। फिर यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं, जैसे सबसे पहले देखिए, पिछले 16 वर्षों में नवाचारों के लिए मध्य प्रदेश को 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए गए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए गए हैं मध्य प्रदेश को। इसके अलावा इंदौर जो है, इंदौर को आप सभी जानते होंगे कि स्वच्छता में हमेशा से नंबर 1 रहा है, सबसे स्वच्छ शहर बना है ये भारत का पिछले 6 बार से। और इसके बाद अब स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में भी इंदौर नंबर 1 बना है, रैंकिंग में नंबर 1 है। इसके अलावा अभी हाल ही में राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण हुआ था 2023 का, यहाँ पे भी इंदौर पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 इंदौर, और अब राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण में भी सबसे ऊपर इंदौर। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री निवास में एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये जो पुस्तक है इसका नाम याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है वित्तीय व्यवस्था। पुस्तक का नाम है वित्तीय व्यवस्था। इसी पुस्तक का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विमोचन किया है। इसके बाद मूव करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले है डूरंड कप। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पहले देखिए कि डूरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है। तो याद रखिएगा, डूरंड कप जो है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि वर्ष 1888 से आयोजित किया जाता है हर साल। तो इस साल का ये जो डूरंड कप है ये जीता है मोहन बागान ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में क्लब ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया है। जो फाइनल मैच था ये कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था, जहां पे मोहन बागान ने क्लब ईस्ट बंगाल को हरा के इस साल का डूरंड कप जीता है। जो मोहन बागान है ये टोटल 17 बार डूरंड कप जीत चुका है, सबसे ज़्यादा, और जो ईस्ट बंगाल क्लब है ये 16 बार इस प्रतियोगिता को जीत चुका है। इसके बाद है भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा। इन्होंने एक बार फिर से इतिहास रचा है, हिस्ट्री क्रिएट की है। इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी इस चैंपियनशिप में पदक जीती थी वो, लेकिन वो रजत पदक था। लेकिन नीरज चोपड़ा जो हैं ये पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं यहाँ पे और पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। इन्होंने भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में ये स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो प्रतियोगिता थी ये हुई कहाँ थी, तो ये प्रतियोगिता हुई थी बुडापेस्ट में। याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, बुडापेस्ट में। इसके अलावा पदक तालिका की बात करें तो भारत को 1 स्वर्ण मिला है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है और संयुक्त रूप से ये 18वें स्थान पर रहा है 1 स्वर्ण के साथ। इसके अलावा इससे पहले 2021 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भाला फेंक में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, लेकिन तब उस साल उन्होंने रजत पदक जीता था और इस साल इन्होंने सीधे गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को और एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है। इसके बाद है भारतीय महिला हॉकी टीम। इन्होंने थाईलैंड को फाइनल में हराकर एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामेंट जीत लिया है। ये जो टूर्नामेंट है ये सालालाह में हुआ था और ये जो हॉकी 5S एक नया टाइप का फॉर्मेट का हॉकी है, कुछ ही समय पहले स्टार्ट हुआ था, बताया था मैंने आपको। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का ये सबसे छोटा प्रारूप है जिसे हॉकी 5S कहा जाता है। इसमें हर एक टीम से 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं और जो 3 हाफ होते हैं इस खेल में 12-12 मिनट के। तो 2024 में इसका जो विश्व कप है हॉकी 5S का वो ओमान में खेला जाएगा और इसी के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें भारत की महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड को हरा के इस क्वालिफायर टूर्नामेंट को जीत लिया और विश्व कप के लिए इस इवेंट को जीत के भारतीय महिला टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा पुरुषों की टीम भी ऑलरेडी यहाँ पे क्वालिफाइड है। तो इस 2024 में जो विश्व कप होगा ओमान में, इसमें पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग शामिल होंगे भारत की तरफ से। फिर यहाँ पे बैडमिंटन की बात करते हैं तो भारत के अनुभवी शटलर हैं HS प्रणय। इन्होंने डेनमार्क में आयोजित हुई थी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई थी, डेनमार्क में आयोजित हुई थी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। वहाँ पे
एच.एस. प्रणय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ पे तो भारत को कांस्य पदक मिला, यानी कि ये सेमीफाइनल में हार गए थे। अब बात कर लेते हैं फाइनल्स की भी। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो फाइनल था, इसे विथिदर्शन ने जीता है। विथिदर्शन ने जापान के कोडाई नाराओका को हराया और इस साल का जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप था उसे जीत लिया है। वहीं महिलाओं की बात करते हैं कल वर्ग की, तो जो इस साल का खिताब है ये दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता है। इन्होंने फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन को हराया है आन से यंग ने, और इस साल का प्रतियोगिता इन्होंने जीत लिया है। तो बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 5वें भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए हैं प्रणय। इसके पहले किदाम्बी श्रीकांत, प्रकाश पादुकोण, बी साई प्रणीत और लक्ष्य सेन कांस्य पदक यहाँ पे जीत चुके हैं। यहाँ पे एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है जो कि है द 100, ठीक है, कुछ ही समय पहले शुरू हुआ था। देखिए, पहले क्रिकेट टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच के बाद वनडे हुआ जहाँ पे 50-50 ओवर का होता था मैच, फिर T20 हुआ जहाँ पे 20-20 ओवर का गेम होता था। अब उसको और भी ज़्यादा शॉर्ट करके इंग्लैंड में घरेलू टूर्नामेंट खेला जा रहा है द 100 नाम से, जहाँ पे 100 गेंदों का खेल होता है। प्रत्येक टीम को 100 गेंदें दी जाती हैं, उसी का नाम दिया गया द 100 टूर्नामेंट। तो इस साल का जो प्रतियोगिता है पुरुष वर्ग में बात करें तो ओवल इनविंसिबल टीम ने जीता है। ओवल इनविंसिबल टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को 14 रन से हराया और इस साल का द 100 टूर्नामेंट जीत लिया है। और महिलाओं की बात करते हैं तो महिला वर्ग का खिताब जो है ये सदर्न वेव ने जीता है। सदर्न वेव ने फाइनल में नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को हराया है। तो पुरुषों में याद रखिएगा ओवल इनविंसिबल्स की टीम ने जीता है और महिलाओं में सदर्न वेव की टीम ने जीता है द 100 का टूर्नामेंट इस साल। इसके बाद है डी गुकेश। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो हैं ये भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से न्यूज़ है। तो भारत के जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे इनका जो टाइटल अधिकार प्राइवेट सेक्टर है ये दे दिया गया है IDFC बैंक को। IDFC बैंक ने इस राइट्स को हासिल किया है, जिसके लिए ये BCCI को प्रति मैच 4.2 करोड़ रुपए देगा। इसके पहले ये जो टाइटल अधिकार था ये मास्टर कार्ड के पास था और अब ये आ गया है IDFC बैंक के पास। फिर यहाँ पे क्रिकेट से ही न्यूज़ है। तो भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में हिस्ट्री क्रिएट की है। भारतीय महिला टीम ने IBSA गेम्स में क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा के यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय महिला टीम ने पहली बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, इस कारण से इम्पोर्टेंट है। महिलाओं का ये टूर्नामेंट था, ब्लाइंड क्रिकेट का प्रतियोगिता था, जहाँ पे भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो वर्ल्ड गेम्स हो रहे थे ये हो कहाँ रहे थे, ये हो रहे थे बर्मिंघम में। फिर है मैग्नस कार्लसन। तो इन्होंने FIDE शतरंज विश्व कप का खिताब जीता है। नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। अब देखिए, कोई भी आप खिलाड़ी का नाम पढ़ते हैं जैसे मैग्नस कार्लसन है तो आपको पता होना चाहिए कि किस खेल से संबंधित है। तो ये शतरंज से संबंधित हैं। किस देश के लिए खेलते हैं, नॉर्वे के लिए खेलते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसी तरह से कोई अगर किसी खेल की प्रतियोगिता होती है तो आपको याद रखना कि वो प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था डूरंट कप कई बार पूछा जा चुका किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने FIDE शतरंज विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद फार्मूला 1 रेस की बात करते हैं। F1 फार्मूला 1 रेस जो है, तो अभी 2 रेसें हुई थी, जिसमें है कौन सी, एक है डच ग्रैंड प्रिक्स और एक है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने दोनों ही रेसेस जीती हैं। मैक्स वर्स्टैपेन जो है विश्व के नंबर 1 फार्मूला 1 रेसर हैं प्रेजेंट में, इन्होंने दोनों रेसेस जीती हैं। मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये नीदरलैंड के लिए रेसिंग करते हैं, नीदरलैंड के कार रेसर हैं। और किसके लिए रेस करते हैं, तो ये रेस करते हैं रेडबुल के लिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नीदरलैंड के रेसर हैं, रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं और हाल ही में इन्होंने इस सीज़न की 10वीं और 11वीं रेस जीती है, जो कि थी डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। फिर यहाँ पे हैं अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी जॉन इस्नर।
तो यूएस ओपन होने वाला है, इसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये टेनिस से संन्यास लेंगे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। जॉन इस्नर किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। किस देश के लिए खेलते हैं? अमेरिका के लिए। इसके बाद भारत के स्टार खिलाड़ी फिर से चर्चा में हैं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड के पर्यटन विभाग ने उनको सम्मानित किया है। जो नीरज चोपड़ा हैं, ये स्विट्ज़रलैंड पर्यटन के मित्रता दूत भी हैं, जिसके कारण स्विट्ज़रलैंड पर्यटन के वैश्विक साझेदारी प्रमुख जो हैं पास्कल प्रिंस, इन्होंने कहा है कि ये नीरज चोपड़ा को सम्मानित करेंगे इनकी उपलब्धियों के लिए। तो आइए अब आगे मूव करते हैं एमसीक्यू सेक्शन की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है ये किस देश में किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था इस वर्ष चीन में। फिर है, मार्डेका कप किस खेल से संबंधित एक वैश्विक प्रतियोगिता है? तो मार्डेका कप जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट है, इंग्लैंड ने वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी की कप्तानी में वनडे विश्व कप जीता है? तो उस वर्ष कप्तान थे इयान मॉर्गन। फिर है, पूर्व स्प्रिंट रनर उसेन बोल्ट जो हैं, इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ये बताना है। तो इन्होंने टोटल 11 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर है, वर्ष 2014 में किस देश ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? 2014 की बात हो रही है, तो तब जीता था जर्मनी। फिर है, भारत सरकार द्वारा कोच या प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार जो है उसका नाम आपको बताना, उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो वो पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर इनमें से किस खेल की एक टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कौन सा खेल है? ये है कार्फ बॉल। फिर इनमें से किसे ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है? तो ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं पियरे डी कोबेर्टिन। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट है, वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए तिहरा। ठीक है, तिहरा, क्योंकि दोहरा शतक तो काफ़ी लोग बना चुके हैं, यहाँ पे होना चाहिए तिहरा शतक, यानी 300 रन की बात हो रही है। तो एक तो है वीरेंद्र सहवाग और इनके अलावा करुण नायर ने तिहरा शतक बनाया है। फिर है, माइकल फेलिप्स किस खेल के वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी रह चुके हैं? तो माइकल फेलिप्स संबंधित हैं तैराकी से। फिर इनमें से किस क्लब ने सबसे ज़्यादा बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लैंड का घरेलू फुटबॉल की प्रतियोगिता है। तो आपको बताना है किस क्लब ने सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीता है? सबसे ज़्यादा बार जीती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने इनमें से कौन सा टूर्नामेंट जीता है? यहाँ पे देखिए वनडे वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों ही टूर्नामेंट जीत चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर इनमें से किस देश ने इस वर्ष फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इस वर्ष ये टूर्नामेंट जीता है उरुग्वे ने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, वर्ष 2023 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। इन्होंने फाइनल में किसे हराया था? भारत को। फिर इनमें से कौन सा टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए डेविस कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। फिर FIH द्वारा जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो टॉप पे है हॉकी की रैंकिंग में नीदरलैंड। फिर है, किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार ATP मास्टर्स खिताब जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा बार जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। फिर है, वर्ष 2026 में यूथ ओलंपिक खेल जो हैं ये किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2026 की बात हो रही है, तो तब आयोजित किए जाएंगे सेनेगल में। फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं एरॉन फिंच। फिर है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है कनाडा का। फिर वर्ष 2019 में किस देश ने AFC एशिया कप टूर्नामेंट जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है 2019 में कतर ने। फिर देवधर ट्रॉफी, ये भारत में किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? तो देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। फिर क्रिकेट के नियम बनाने वाली जो संस्था है MCC यानी कि मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, आपको बताना है कि किस शहर में है? तो ये है लंदन में। और लास्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स में, इस वर्ष ICC वनडे वर्ल्ड कप में कितने देश हिस्सा लेंगे? तो इस वर्ष टोटल 10 देश हिस्सा लेने वाले हैं। और इस साल ये प्रतियोगिता होगी कहाँ, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, इंडिया में। इसका समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं।
तो सबसे ऊपर है डेट ऑन डेवलपमेंट रीपर्पजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज़। ये एक रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट का नाम है। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर है भारत में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस शहर के द्वारा की गई है। तो पिछले वीडियो में बताया था, ये बैठक हुई थी वाराणसी में। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है। तो ये है 10वीं अनुसूची। फिर है सेंझोट 16 मिशन जो है ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये मिशन लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। फिर है लकुलिश निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे। तो ये पशुपत के संस्थापक थे। फिर है निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो यह RC दत्त जी। फिर है महेंद्रादित्य की उपाधि निम्न में से किसने धारण की थी। तो ये थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट आपको बताना है भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं अब तक। तो इनकी संख्या है अभी टोटल 2। भारत में 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने जा चुके हैं। फिर संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 महीने का। नेक्स्ट है रिक्सडॉग किस देश की संसद का नाम है। तो स्वीडन की जो संसद है इसे रिक्सडॉग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बताना आपको निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद को कौन स्थापित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो हैं ये अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को शॉर्ट में कहा जाता है यानी सामान्य जनरल वे में मॉडम। फिर है लाहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क है, आपको बताना है किस देश में है। तो ये है श्रीलंका में। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा संख्या होती है अपघटक की। फिर है गुंदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित है ये। तो ये ध्रुपद से संबंधित हैं। नेक्स्ट बताना है कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है। तो ये है यजुर्वेद। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है। तो ये है अनुपम। फिर है नागिन झील, नागिन झील का नाम आपको बताना है किस राज्य में है। तो ये है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट आपको बताना है कि परम ताप का मान कितना होता है। तो परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपको बताना निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो ये है फ्लोरीन। फिर आपको बताना है कि रक्त का pH वैल्यू कितना होता है, pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH वैल्यू होता है 7.4 7.4। फिर है नींबू का डाइबैक रोग किस कारण होता है। तो जस्ता की कमी से होता है डाइबैक रोग। फिर बताना है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है। तो ये है घास, बकरी और मानव। फिर है प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। तो इस तकनीक का विकास किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट है होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं। तो ये हैं हैनीमैन। फिर है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये एक पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो ये MK गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। फिर है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये हैं नेल्सन मंडेला। फिर है मोचा कॉफ़ी है, इसके लिए प्रसिद्ध मोचा शहर है, ये कहाँ पे है। मतलब कि जो कॉफ़ी है मोचा शहर के नाम से ही जानी जाती है, जैसे आप मोचा कॉफ़ी कहते हैं। आपको बताना है मोचा शहर कहाँ है। तो ये है यमन में। नेक्स्ट आपको बताना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो तुलसी सम्मान दिया जाता है, सबसे पहले याद रखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पे नहीं है। तो बाण सागर बांध जो है ये बेतवा नदी पे नहीं है। और इसके अलावा राजघाट, परीदा और भाता टीला बांध ये बेतवा पे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आदमगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले में हैं। तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में है आदमगढ़ की पहाड़ियाँ। लास्ट में देख लेते हैं स्मृति शेष। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ये है भारतीय गणितज्ञ CR राव जी का। हाल ही में 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। CR राव भारतीय गणितज्ञ और सांख्यिकी प्रोफेसर थे। इनका पूरा नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्ण।
राव, CR राव। इनका हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये 2 अवार्ड के ईयर आपको याद रखने हैं। इसके बाद हैं हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ गीतकार देव कोहली। हाल ही में 80 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। पूर्व क्रिकेटर हैं जिम्बाब्वे के हीथ स्ट्रीक, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं जिम्बाब्वे के। तो हाल ही में 49 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। हीथ स्ट्रीक, पूछ सकता है किस खेल से संबंधित थे, तो क्रिकेटर थे, या पूछ सकता है किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे, तो जिम्बाब्वे के लिए खेलते थे। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद है बॉलीवुड फिल्मों के एडिटर संजय वर्मा। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, संजय वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो बॉलीवुड फिल्मों से संबंधित थे, एडिटर थे संजय वर्मा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस सेशन का जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस मैगज़ीन के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उनकी PDF मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर, वोकैब, GK, जॉब अलर्ट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ एक प्लेस पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, ज़रूर उन्हें भी जाके चेकआउट करिएगा। और अभी अक्टूबर माह की आने वाली है प्रतियोगिता दर्पण, तो उसकी भी सीरीज़ चालू हो जाएगी, तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी मैगज़ीन है जो कि इंडिया के हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।